पास्टुलेट्स आर quantum mechanics. Postulate first. पहला पास्टुलेट कहता है कि जो आपका फंक्शन हो वो कंटिन्यूअस हो। क्या हो? कंटिन्यूअस। पहले पास्टुलेट कहता है कि जो भी फंक्शन लिया जाएगा वो कैसा होगा? कंटिन्यूअस। एक निश्चित समय अंतराल के बाद वह मिलता है, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद ये कंटिन्यूअस है। जैसे 1 के बाद 5 मिला, फिर 2 मिला, फिर 11 मिला, ये कंटिन्यूअस नहीं है। तो फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस। पहला पढ़ लिखिए, द फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस। जो फंक्शन आप लेंगे द फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस। ठीक। अब जो फंक्शन हम लोग साई ले रहे थे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में फंक्शन क्या ले रहे थे? साई। इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए। अगर डिफरेंशिएशन होगा तभी यह कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज नॉट। दैट इज एफ इज डिफरेंशिएशन। एफ इज डिफरेंशिएशन यानी इसका डिफरेंशियल होना चाहिए। आएगा? दूसरे पॉइंट में आइए, दूसरा पास्टुलेट में आइए। दूसरे पास्टुलेट में आइए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल in the given space स्पेस कैसा हो? R and R plus dr, R plus dr is given by psi star d tau। psi star d tau में दिया है, ऐसे लिखिए, उल्टा लिखिए मैंने। psi star बनाइए, psi into dr। आएगा? अब समझिए साई यहाँ क्या है बेटा? साई तो कोई एक फंक्शन है। क्या है? साई क्या है? फंक्शन। और साई स्टार जो डी आर है, साई स्टार डी आर है, ये क्या है? कॉन्जुगेट है। क्या है? कॉन्जुगेट है। ये प्रोबेबिलिटी मतलब समझते हैं नहीं? पाए जाने की संभावना। जैसे आपके यहाँ पाए जाने की संभावना है, कहाँ से कहाँ तक है? कॉलेज कैंपस से गेट से यहाँ तक, गेट से यहाँ तक, यानी इसी बीच में कहीं आपके पाए जाने की संभावना है। एक लिमिट होगी। जो कॉलेज कैंपस है वही आपकी क्या है? लिमिट है। कॉलेज में इन कर गए हैं तो वहाँ शुरुआत होगी कॉलेज के अंतिम छोर तक। ठीक। यानी कहा जाए कि जो प्रोबेबिलिटी है वो है इंटीग्रेशन है R1 से R2। R1 क्या बेटा? जहाँ शुरू किया, जैसे आपने गेट से हिला वहाँ R1 समझे और यहाँ समझे इस दीवार तक R2। तो इसी के बीच में कहीं आप होंगे, चाहे जितना दूरी हो। ठीक। तो ये क्या हो गया? लिमिट। लिमिट का मतलब समझ रहे हैं ना? कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ खत्म है। एक को कहा जाता है लोअर लिमिट, एक को कहा जाता है अपर लिमिट। यहाँ जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? लोअर लिमिट। यहाँ जो होती है अपर लिमिट। इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार साई डी आर।
अगर इसका इंटीग्रेशन करें तो इसी के बीच में उसको मिलना चाहिए। यह किसी एक पार्टिकल के पाए जाने की संभावना है। क्या बेटा? किसी एक पार्टिकल के पाए जाने की संभावना है। कहां से कहां तक? दिए गए स्पेस r1 और r2 के बीच में। टोटल पार्टिकल जितने होंगे, जैसे आपके पाए जाने की संभावना है, ऐसे पूरे बच्चों की तो पाए जाने की संभावना होगी ना। द टोटल प्रोबेबिलिटी या द प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल पार्टिकल इज गिवन एज। जब टोटल की बात की जाएगी तो क्या होगा बेटा? जो ये प्रोबेबिलिटी फैक्टर है, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। देखिए बस सिर्फ लिमिट बदल रही है। और क्या हो जाएगा? साई स्टार इंटू साई डी आर इक्वल टू 1। पाए जाने की संभावना 1 मतलब 100%, 1 मतलब 100%। एक तो फंक्शन कैसा हो बेटा? कंटिन्यूअस। जैसे समझिए r1 से r2 के बीच में पार्टिकल यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कंटिन्यूअस हो। कैसा हो? कंटिन्यूअस हो। दिए गए स्पेस में कैसे वो कंटिन्यू मिलता हो। दूसरा कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द गिवन स्पेस। गिवन स्पेस मान लीजिए यहाँ हमने दिया r और यहाँ दूरी r प्लस डी आर हो जाएगी, क्योंकि डी आर है। क्या है? डी आर। इतना आप चले r से चले हैं, कहाँ तक पहुंचे हैं? डी। थोड़ा सा बढ़ाओ तो एक डिस्टेंस क्या हो गई? तो पार्टिकल के इसी में पाए जाने की संभावना, सिंगल पार्टिकल के पाए जाने की संभावना होगी तो इंटीग्रेशन r1 टू r2 साई स्टार इंटू साई डी आर होगी। अब संपूर्ण पार्टिकल के पाए जाने की संभावना होगी तो बस लिमिट बदलेगी, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साई स्टार इंटू साई डी आर इक्वल टू 100% होना चाहिए। 1 मतलब 100%। ठीक। पास्टुलेट नंबर तीसरे में कह रहा है कि द ओनली पॉसिबल वैल्यू विच ए मेजरमेंट, द ओनली पॉसिबल वैल्यू, which a measurement of the observable, which a measurement of observable whose operator is p, whose operator is p, can give the, can give are the eigen, eigen, eigen value px, eigen value px of the equation, of the equation। इसका मतलब Pn इज इक्वल टू साई n, टी साई इज इक्वल टू Pn साई n। दिस इज ट्रू ओनली व्हेन, दिस इज ट्रू ओनली व्हेन, यह तब संभव है जब इंटीग्रेशन ऑफ साई n स्टार साई n डी भी लेस देन इंफिनिटी, इंटीग्रेशन साई n स्टार साई n क्या कहते हैं, हाँ डी भी
लेस देन प्लस इंफिनिटी। यह तब संभव है जब इंटीग्रेशन किया जाए इसका और लेस देन प्लस इंफिनिटी से आए, उस समय साई एन जो सिंगल वैल्यू होगा एट दैट टाइम उस समय साई एन क्या होगा, सिंगल वैल्यू होगा। क्या होगा, सिंगल वैल्यू होगा। ये कह रहा है एक फंक्शन है और एक ऑपरेटर है Pn। एक साई क्या है, फंक्शन है, एक ऑपरेटर है Pn। अगर साई एन पर ऑपरेट होता है तो वैल्यू का आनी चाहिए P साई। जैसे देखिए एग्जाम्पल समझिए, इसका मतलब क्या कह रहा है। जैसे मैंने कहा साई एक फंक्शन है, किसका है, n मतलब x समझिए, n मतलब x। यह कह रहा है कि यह समीकरण ऐसा हो कि x³ प्लस 2x² प्लस 5। यह क्या है, फंक्शन है, किसका है, x का है। और P एक ऑपरेटर है। देखिए ध्यान से, P क्या है, ऑपरेटर। तो मान लीजिए P मेरा है d/dx। क्या है, d/dx। तो n की जगह हम क्या रखेंगे बेटा, x। क्या रखेंगे, x। ठीक, क्यों है कि x का यह ऑपरेटर है। ऑपरेटर कैसा है, डिफरेंशियल ऑपरेटर है। अब कह रहा है साई एन Pn, ठीक है। तो साई एन की जगह क्या लिखूं, x³ प्लस 2x² प्लस 5 लिख दिया। साई और Pn कहाँ है, लेफ्ट में, यहाँ लिख दूं d/dx। ठीक, अब इसका डिफरेंशियल कर दूं, ऑपरेट कर दूं ऑपरेटर को, क्या हो जाएगा 3x² प्लस 4x। होना कैसा चाहिए, साई का ही फंक्शन आना चाहिए, यानी साई x का है। तो देखिए अभी x के ही है, यानी यह जो P साई आया वह क्या है, x का ही फंक्शन है और एक ही वैल्यू आ रही है। क्या है, एक से ज्यादा नहीं आ रही है ना। एक से ज्यादा तब होती जब कभी अंडर रूट में आता, जैसे 2 आ गया अंडर रूट, तो इसकी दो वैल्यू हो सकती है ना। जब भी आंसर आएगा प्लस और तो दो वैल्यू आ जाएगी, बस में ना। इसकी डिफरेंशियल पर एक ही वैल्यू है। क्यों आई कि साई एन इंटीग्रेशन इनटू साई एन का कॉन्जुगेट dv करेंगे तो लेस देन इंफिनिटी आएगा। या इसका मतलब हुआ कि साई एन क्या होगा, सिंगल वैल्यू। क्या होगा, सिंगल। देखिए साई एन हेडिंग वाली पोस्टुलेट फोर्थ। चलो डाला, एवरी डायनामिकल वेरिएबल can be assigned a linear operator, can be assigned a linear operator, ये चौथा पोस्टुलेट कहता है। क्या कहता है, अब डायनेमिक वेरिएबल किसको कहते हैं, डायनेमिक वेरिएबल। स्पिन एंड सिमेट्री with respect to spin and symmetry with respect to the interchange of
with respect to the interchange इंटरचेंज मतलब आपस में बदल जाए, पार्टिकल आर कॉल्ड डायनामिक वेरिएबल। जैसे कुछ ऐसे वेरिएबल मतलब समझते हैं जिसका मान चेंज होता है, उनको कहा जाता है वेरिएबल। अब डायनेमिक समझना है, क्या समझना है? डायनेमिक का मतलब ही होता है बेटा, जैसे यहाँ से कोई चीज है, ऐसे चले ऐसे चले ऐसे चले और ऐसे चले। डायनेमिक होने का मतलब स्थिर न हो, डायनेमिक होने का मतलब स्थिर न हो। जैसे आप एक बुढ़ापा घर बैठा रहिए दिन भर रात भर, तो डायनेमिक नहीं है। डायनेमिक कौन है? आप घर से निकले, स्कूल आए, स्कूल से निकले, घर गए, फिर मार्केट गए, बाजार गए, क्या है? डायनेमिक इन नेचर। जैसे आप बदलते रहें समय के साथ, ठीक? तो ये जैसे सिमेट्री है, जैसे हमारी स्पिन है, दो ही का उदाहरण दे रहा हूँ, सिमेट्री है और स्पिन है। जैसे समझिए सिमेट्री कैसे समझते थे बेटा? एक तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री, दूसरी प्लेन ऑफ सिमेट्री ना। मान लीजिए यहाँ एक्स है, यहाँ वाई है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, ठीक? ए की पोजीशन यहाँ है और बी की पोजीशन यहाँ है, यानी बी आपके राइट में है, ए आपके लेफ्ट में है। इसको ऐसे पकड़िए, घुमाइए। जब ये यहाँ आएगा 90 डिग्री पर, तो पोजीशन पहले उसकी यहाँ थी, अब कहाँ है? यहाँ। फिर 90 डिग्री घुमाइए तो यहाँ आ जाएगा ए, यहाँ आ जाएगा बी। फिर 90 डिग्री घुमाइए, बी चला जाएगा, ए चला जाएगा पीछे, बी आ जाएगा सामने। फिर 90 डिग्री घुमाइए, फिर अपने स्थान पर बी अपने स्थान पर। ये क्या है? डायनेमिक इन नेचर। तो डायनेमिक वेरिएबल जिनका मान कैसा होता है? इंटरचेंज होता है। किसके रिस्पेक्ट में? पार्टिकल के। पार्टिकल बी वाले यहाँ था, ठीक? जब ये 180 घुमा देंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, यानी पार्टिकल बी यहाँ ना होकर अब कौन पार्टिकल है? यहाँ ए है। इसी को कहा जाता है डायनेमिक। क्या कहा जाता है? लेकिन किसके सापेक्ष देखना है हमको? पार्टिकल के सापेक्ष जो इंटरचेंज होते रहे, ऐसे वेरिएबल कहे जाते हैं। कैसे? आपके डायनेमिक। अब क्या कहा है कि एवरी डायनामिक वेरिएबल कैन असाइन माना जाता है क्या? ये लीनियर ऑपरेटर। कैसा है? एक लीनियर ऑपरेटर है, ठीक? जितने भी डायनामिक वेरिएबल होंगे उनको क्या कंसीडर किया जाता है बेटा? लीनियर ऑपरेटर, ठीक? पोजीशन ऑपरेटर और ऑपरेशन, ठीक? बात समझ में आई? पोजीशन में क्या देखा था? कोऑर्डिनेट। पोजीशन ऑफ कोऑर्डिनेट। देखिए कोऑर्डिनेट मेरे पास कितने हैं बेटा? एक एक्स है, एक वाई है, एक जेड है। 3 कोऑर्डिनेट मिलते हैं हमको ना। अब इनको कहा जाएगा कि ये जो ऑपरेटर हैं, कोऑर्डिनेट मेरा एक्स, वाई और जेड, तो ऑपरेटर कैसे बनेंगे बेटा? जब इन पर क्या लगा देंगे? कैप लगा देंगे। जैसे एक शब्द ये है ना, एक ऑपरेटर नहीं है तब तक जब तक इस पर है। अब ये कैप ऑपरेटर हो गया। क्या हो गया? ऑपरेटर हो गया। बात समझ में आई? और इसका जो ऑपरेशन होगा वो मल्टीप्लिकेशन है। क्या है? मल्टीप्लिकेशन है। देखिए कोऑर्डिनेट की पोजीशन दिखाई जाती है एक्स वाई जेड से। इसका ऑपरेटर होता है एक्स कैप, वाई कैप और जेड कैप। ऑपरेशन क्या होता है इसका? मल्टीप्लिकेशन होता है। क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन, ठीक? अब जैसे देखिए उदाहरण देखिए, समझ में आ जाएगा फट से। क्या समझ में आ जाएगा? उदाहरण समझ में आ जाएगा। किसी का उदाहरण ले रहा है जो ये आपने समझा पोजीशन का, कि एक फंक्शन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक फंक्शन f(x) दिया हो x3।
एक फंक्शन दिया हुआ x, कैसा x क्यूब। चलिए अब कह रहा है कि x कोऑर्डिनेट पर इसका ऑपरेटर बताइए क्या है। तो देखिए जरा से होगा क्या, x पर पूछेगा तो x क्या लिखना पड़ेगा, फंक्शन लिखना पड़ेगा f(x), क्या लिखना पड़ेगा f(x). यह बात समझ में आ रही, ये हमारा फंक्शन है x क्यूब और x कोऑर्डिनेट पर ऑपरेटर है x का। ठीक, ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन। कैसे दिखाना होगा इसको, x टाइप तो ऑपरेटर है ऐसे, फंक्शन लिखना पड़ेगा, फंक्शन क्या है बेटा x क्यूब लिख दिया। अब इसके बीच में करना क्या है ये बता रहा है। अभी तो कहा देखिए ये हमारा एक ऑपरेटर है x कोऑर्डिनेट पर x है, एक फंक्शन किसे ले दिया x क्यूब, f(x) मैंने लिख दिया, फिर f(x) की जगह मैंने लिख दिया x क्यूब। अब इसमें मुझे करना क्या है ये कौन बताएगा, ऑपरेशन बताएगा। क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन, यानी इस x क्यूब का x में क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। आंसर आएगा x पावर 4। ये कौन बता रहा है, ये इसका ऑपरेशन बता रहा है कि जब आप लिख देंगे इन चीजों को, फंक्शन दिया x के सापेक्ष x क्यूब, कहा कि इसका कोऑर्डिनेट x पर ऑपरेटर के साथ ऑपरेट करके रिजल्ट बताइए। ठीक, तो क्या निकालेंगे बेटा, पहले तो ऑपरेटर लिखेंगे, फिर फंक्शन लिखेंगे, फिर इसके ऑपरेशन में देखेंगे करना क्या है हमको। तो कह रहा है मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। जैसे और एक एग्जांपल देखिए, कह रहा है कि y कैप और y, ऐसा कोई ऑपरेटर वो आपको दे रहा है कि y पर ऑपरेट है। अब वो बता रहे हैं कि y आपका 2y पावर 5 है। उसने कहा जो फंक्शन है वो 2y पावर 5 है। तो इस तरह से पहले लिखना पड़ेगा, तो आप लिखेंगे y कैप, क्या लिखेंगे y कैप, y की जगह लिखेंगे 2y पावर 5। अभी कोई सिंबल नहीं लगाऊंगा। अब इसका करना क्या है ये बताएगा, भैया मल्टीप्लिकेशन करना है तो 2 को बाहर निकाल लीजिए, y का y में गुणा कर दीजिए, y का 6। अब समझ में आ रहा है। ऐसे ही z के सापेक्ष पूछेगा, करना क्या होगा, कहेगा वो z कैप और f दिया होगा z में। ठीक, अब यह फंक्शन है z का, कुछ दिया होगा, पहले इसको वैसे लिख लीजिए। अब इससे पूछिए भैया करना क्या है, तो बताएगा भैया ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन का, तो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर लिखिए। ये वेरिएबल ऑपरेटर है, क्या है, वेरिएबल ऑपरेटर है, जो इनकी मान बदल जाएगी, जिनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। अब लीनियर मोमेंटम, चलिए अगला लेते हैं एग्जांपल मोमेंटम। क्या लेते हैं, मोमेंटम। मोमेंटम दिखाया जाता है बेटा px, py और pz। मोमेंटम होता है बेटा p, फार्मूला क्या होगा उसका, p = m × v। इसी p को x डायरेक्शन में दिखाया जा रहा है, इसी p को y में, इसी p को z में। जो ऑपरेटर होता है इसका, ऑपरेटर समझ गया ना कि कैसे इंडिकेट किया जाएगा। इसको दिखाया जाता है px कैप, देखिए ऑपरेटर बन गया, py कैप ऑपरेटर बन गया और pz कैप ऑपरेटर बन गया। अब इसकी जो वैल्यू होती है वो माइनस आयोटा h कट d/dx, इसकी जो वैल्यू होती है माइनस ऑफ आयोटा, ध्यान से पढ़िएगा सर, आयोटा h कट d/dy, इसकी वैल्यू होती है माइनस ऑफ आयोटा h कट d/dz। ठीक, अब ये जो ऑपरेशन होगा इसका कि करना क्या है, आपको ऑपरेशन ही बताएगा क्या करना है। ठीक, तब मल्टीप्लिकेशन, पहले क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन,
फॉलोड बाई यानी उसके बाद, फॉलोड बाई मल्टीप्लिकेशन के बाद डिफरेंशिएशन, फॉलोड बाई डिफरेंशिएशन। ये आपका हो गया मोमेंटम, जिसको दिखाएंगे x डायरेक्शन में px से, y डायरेक्शन में py से और z डायरेक्शन में z डायरेक्शन में pz। जैसे समझिए बेटा, ये आपका कोऑर्डिनेट हो जाए, क्या हो जाए, कोऑर्डिनेट हो जाए, x y और ये x ये y है z। इसका मोमेंटम इस दिशा में होगा px, इसका मोमेंटम होगा py इस दिशा में, और इसका होगा बेटा pz। ठीक, आयोटा क्या है वो देखिए। ठीक, कॉम्प्लेक्स नंबर है या कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। ये जो आयोटा मैं दिखा रहा हूँ, ये -i से रिप्रेजेंट किया जाता है, पढ़ा क्या जाता है, आयोटा। ये होता क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। h क्या है बेटा, h कट क्या है, बोलिए, h कट क्या है, रिड्यूस्ड प्लांक कांस्टेंट। एच प्लांक कांस्टेंट होता था, एच को हम जानते हैं ना। कट मतलब कटा हुआ, रिड्यूस हुआ है, क्या हुआ है, रिड्यूस्ड प्लांक कांस्टेंट। देखिए यह छोटा तो हम सीधे प्लांक कांस्टेंट कर देते थे, क्योंकि याद है कई बार देखा गया है ना। एच कट क्या है, रिड्यूस प्लांक कांस्टेंट। वैल्यू क्या होती है इसकी, h/2π होती है। यहाँ से देखिए, जो h कट होता है वास्तव में इसकी वैल्यू होती है h/2π। देखिए प्लांक कांस्टेंट आ गया, जहां h क्या है आपका, h अब प्लांक कांस्टेंट। क्या है, प्लांक कांस्टेंट। अब आप ध्यान दीजिए एक चीज और, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉन्जुगेट नंबर है, ये वैल्यू क्या होती है इसकी, ध्यान से देखिए। जब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, ये सिखा दिया, ये सिखा दी बिठा दी। ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों है बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों है, क्योंकि जब हम किसी संख्या का वर्क करते हैं तो हमें प्लस आता है। क्या आता है, जैसे समझे, अगर हम -2 के स्क्वायर करें तो क्या है, -2 गुणे -2 बराबर प्लस आएगा ना। लेकिन आई स्क्वायर की जो वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ आई इस आयोटा स्क्वायर इसका 1 क्या है, लेकिन कैसे विथ निगेटिव साइन, यानी -1 है। क्या है, -1। आयोटा स्क्वायर इसका -1 इसीलिए कहा जाता है क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका सही से निर्धारण नहीं हो पाता। ठीक, चलो अब देखा, i -i h कट, -i h कट, यही है ना, -i h कट, -i h कट, -i h कट। अगर px के सापेक्ष ध्यान देखिए, याद करने का तरीका से d/dx होता है। ये तो वैल्यू सेम है सब में, y वाले में d/dy है और z वाले में d/d, यानी इस बार डिफरेंशियल होगा x सापेक्ष। जब मोमेंटम कैसा होगा, px। ऑपरेटर कैसा लिखेंगे, p कैप, px कैप लिखेंगे। इतनी बात समझ में। अब इसका संबंध में अगर हमें न्यूमेरिकल में h कट न दिया हो, क्या दिया हो बेटा, h दिया हो, तब कैसे निकालेंगे, देखिए हम कह रहे हैं बेटा कि माइनस ऑफ आयोटा h कट, ये ना, ध्यान से देखा जाए। अब h कट बराबर हमें पता है कि h/2π होता है, h/2π। अब सोचा अगर हम दोनों ही भाग दे दें आयोटा से, जैसे यूं भाग दे दे आयोटा से और यूं भाग दे दे आयोटा से, तो जो h कट की वैल्यू है वो आई h/2π आई, कितनी आई, 2π आ गई ना। आई हम कहते आयोटा कट से हूँ बुला जाते, 2π आ गया कि नहीं आया।
माइनस ऑफ आयोटा एच कट ना। अगर मैं गुणा करूं ऊपर नीचे आयोटा और आयोटा तब तो वैल्यू कोनो परिवर्तन नहीं, कहीं खाली नीचे भाग देंगे वो गलत हो जाएगा। तो ई हो जाएगा बेटा माइनस आयोटा का स्क्वायर माइनस आयोटा गुणा हो जाए माइनस आयोटा स्क्वायर एच कट अपॉन आयोटा, ठीक। और आयोटा का स्क्वायर माइनस वन, वहां वैल्यू लिखिए, तो यानी हो जाएगा माइनस वन, ये माइनस गुणे माइनस वन एच कट अपॉन आयोटा की माइनस वन माइनस से गुणा करे तब का बन जाए तो एच कट अपॉन आयोटा बन जाएगा ना, बन जाएगा। अब एच कट का वैल्यू अब हमारा क्या एच अपॉन 2 पाई और आयोटा यहाँ बटवे की है बाकी ना, क्लियर। अब क्लियर हो गया है कि माइनस ऑफ, अब हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ आयोटा एच कट बराबर डायरेक्ट लिख सकता हूं एच अपॉन 2 पाई आयोटा, ये वैल्यू आएगी। अब सही है, वैल्यू तो आई लेकिन ये डेरिवेशन गलत है, ये अलग चीज है और ये अलग चीज है। ऐसे सबकी वैल्यू निकल जाएगी, अब निकल जाएगी ना। एक साफ कर दी थोड़ा सा नहीं गला। अब देखा जरा सा, हमने निकाला माइनस आयोटा एच कट बराबर एच अपॉन 2 पाई आयोटा। देखिए ध्यान से, हम इसी के स्थान पर माइनस आयोटा एच कट के स्थान को वैल्यू रख दूं तो यहां मिल जाएगा मुझे एच अपॉन 2 पाई आयोटा। देखिए माइनस आयोटा एच कट के स्थान पर मैं रख रहा हूं एच अपॉन 2 पाई आयोटा, बचेगा क्या बेटा डी बाई डी एक्स। ऐसे इसका भी निकल जाएगा एच अपॉन 2 पाई आयोटा डी अपॉन डी वाई। इसी तरह से इसका भी आ जाएगा एच अपॉन 2 पाई आयोटा डी बाई डी जेड, ठीक। अब बस समझ रही, यानी हमारे पास दोनों तरह से विकल्प है। अगर एच कट हमें दिया है तो ठीक है, नहीं तो एच प्लांकांश तो दिया ही रहेगा। क्या लेते हैं बेटा काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक। देखिए कोऑर्डिनेट पर ही चलना है तो काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करें के से, एक्स डायरेक्शन में, के वाई डायरेक्शन में और के जेड डायरेक्शन में। इसका ऑपरेटर क्या होगा बेटा के एक्स कैप, के वाई कैप और के जेड कैप, ऑपरेटर मिल गया। अब इसकी वैल्यू ना, इसकी वैल्यू लिखी जाती है कि के एक्स की वैल्यू जो है ये है एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डी बाई डी एक्स स्क्वायर। ऐसे ही एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डी बाई डी वाई स्क्वायर और एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डी बाई डी जेड स्क्वायर। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला देखते हैं तो बेटा आता है हाफ एम वी स्क्वायर। क्या आता है? हाफ एन डबल डिफरेंशियल होगा इसका। क्या होगा? डबल डिफरेंशियल होगा। ठीक। अब एच कट और एच में आपका रिलेशन पता है, एच कट और एच में आपको रिलेशन पता है, उसको में बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब एक बचता है टोटल एनर्जी। क्या बचता है? टोटल एनर्जी। चलो अब अगला ऑपरेटर, अगला फंक्शन टोटल एनर्जी। सर इसमें ऑपरेटर में ऑपरेशन नहीं है, वही लिख लीजिए ना, मल्टीप्लिकेशन है या
पहले लिखा अच्छा ऑपरेशन वहाँ लिखा था। ऑपरेशन है इसका कि डिफरेंशिएशन फॉलोड बाय मल्टीप्लिकेशन। डिफरेंशिएशन फॉलोड बाय मल्टीप्लिकेशन। चलिए टोटल एनर्जी वही एंथैल्पी होती है, हीट कांस्टेंट, जिसको कल आप पढ़े थे, नहीं कल आपने पढ़े थे, दूसरा कोई पढ़ा था, ठीक। और जो ऑपरेटर होगा इसका एच टाइप होगा, वैल्यू होगी काइनेटिक का ऑपरेटर प्लस पोटेंशियल का ऑपरेटर। यह चीज इक्वल टू होता है E प्लस पीवी। क्या होता है बेटा? E प्लस पीवी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। तो अब चलते हैं कोऑर्डिनेट की तरफ। किधर चले? एच एक्स होगा एक्स एक्सिस पर, एच वाई होगा वाई पर, एच जेड होगा। तो इसका ऑपरेटर क्या बनेगा? एच कैप एलॉन्ग एक्स एक्सिस, एच कैप एलॉन्ग वाई एक्सिस और एच कैप एलॉन्ग जेड एक्सिस। अब देखिए वैल्यू होती है एच की, एच कैप की या एच की काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर के कैप किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में, बहुत आसान है। प्लस पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर एक्स डायरेक्शन में। समझ में आया? अब चलो आसानी से लिखा, चूंकि हमें यह चीज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी पता होनी चाहिए। अब बस खाली डायरेक्शन में लिखना है। तो के का डायरेक्शन कहाँ? वाई में, प्लस पोटेंशियल एनर्जी का डायरेक्शन वाई में। ऐसे ही के काइनेटिक एनर्जी जेड पर ऑपरेटर और प्लस पोटेंशियल एनर्जी जेड पर ऑपरेटर। बोला होता है ना? होता है। अब इन सारे की वैल्यू एक ही ऑपरेटर में लिख दे रहा हूं। थोड़ा सा थी ना, इतने नहीं लिखा। इन सबको देखिए एक साथ लिख रहा हूं कि वैल्यू इनकी कैसे आती है। px एक का लिख दे रहा हूं, सबका सेम होगा। y कर देंगे तो इसका आएगा, z कर देंगे तो अपान 2m अपान p। क्या है बेटा? मोमेंटम है। p क्या है? मोमेंटम का ऑपरेटर है, उसमें हम 2m का भाग दे देंगे तो x वाले में देंगे तो ये आ जाएगा, y वाले का देंगे तो ये आ जाएगा, z वाले का देंगे तो। यानी मोमेंटम अगर हमें पता है तीनों कोऑर्डिनेट्स पर x y z पर, सिर्फ 2m से भाग दीजिए तो टोटल एनर्जी का वैल्यू ऑपरेटर के रूप में आ जाएगी। ठीक, आ जाएगी नहीं? बिल्कुल आ जाएगी, क्योंकि मोमेंटम अभी आप इससे पहले सीखे हैं आयोटा वाले टर्म में ना। अच्छा, ये आयल कैसे हो? यही बात ये सिखाई थी। ये कैसे आयल है ना? सिखाई? पक्का? देखो इसमें सिखाया काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है बेटा, हाफ mv स्क्वायर होता है। और जो मोमेंटम होता है वो होता है बेटा m टू m। मोमेंटम कैसे होता है? p टू देखा m होगा v का, लेकिन एक ही स्क्वायर भी ज्यादा का। अगर m को ऊपर नीचे गुणा कर दी तो m स्क्वायर 20 पर ऊपर हो जाए। देखो अगर ऊपर नीचे हम m का गुणा भाग कर दे, वैल्यू कौन उतरता है? e m ऐसे गुणा होए, देखा e हो जाए m स्क्वायर v स्क्वायर। बस समझ में आता क्या? अब नीचे का हो जाए यहाँ m कैसे, यहाँ 2। अब देखो p का 2 m भी होता है, अगर स्क्वायर करा तो ये भी है ना। p का हो जाए p स्क्वायर
अपॉन 2 दिया आई गए। अब हम x डायरेक्शन लिखे कोई तो यहाँ x लिख दे, ऑपरेटर बना कोई तो कैप लगाई, ये लिखे p अपॉन 2m मास मिला, ऑपरेटर बनाए x एक्सिस के सापेक्ष, x लिखा, y बनाए, y z के बनाए, मिल गया। कहाँ से आया? एक क्वांटम केमिस्ट्री है, थोड़ा सा फिजिक्स है बेटा ना, थोड़ा टफ है। अच्छा बस कर, जानता है कहाँ है कि अजीब लगा कौन सबके केमिस्ट्री। चलो अगला लेते हैं एग्जांपल मोमेंटम। क्या लेते हैं? मोमेंटम। मोमेंटम दिखाया जाता है बेटा px, py और pz। मोमेंटम होता है बेटा p, फार्मूला क्या होता है उसका? p = m × v। इसी p को x डायरेक्शन में दिखाया जा रहा है, इसी p को y में, इसी p को z में। जो ऑपरेटर होता है इसका, ऑपरेटर समझ गया ना कि कैसे इंडिकेट किया जाएगा। इसको दिखाया जाता है px कैप, देखिए ऑपरेटर बन गया, py कैप ऑपरेटर बन गया और pz कैप ऑपरेटर बन गया। अब इसकी जो वैल्यू होती है वो माइनस आयोटा h कट d/dx, इसकी जो वैल्यू होती है माइनस ऑफ आयोटा, ध्यान से पढ़िएगा सर, आयोटा h कट d/dy, इसकी वैल्यू होती है माइनस ऑफ आयोटा h कट d/dz। ठीक। अब ये जो ऑपरेशन होगा इसका कि ये करना क्या है, आपको ऑपरेशन ही बताएगा क्या करना है। ठीक, तब मल्टीप्लिकेशन, पहले क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन फॉलोड बाय, यानी उसके बाद फॉलोड बाय, मल्टीप्लिकेशन के बाद डिफरेंशिएशन, फॉलोड बाय डिफरेंशिएशन। ये आपका हो गया मोमेंटम, जिसको दिखाएंगे x डायरेक्शन में px से, y डायरेक्शन में py से और z डायरेक्शन में z डायरेक्शन में pz। जैसे समझिए बेटा ये आपका कोऑर्डिनेट हो जाए, क्या हो जाए? कोऑर्डिनेट हो जाए, x y और ये x, ये y है z। इसका मोमेंटम इस दिशा में होगा px, इसका मोमेंटम होगा py इस दिशा में और इसका होगा बेटा pz। ठीक, आयोटा क्या है वो देखिए। ठीक, कॉम्प्लेक्स नंबर है या कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। ये जो आयोटा में दिखा रहा हूं ये माइनस आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, पढ़ा किया जाता है आयोटा। ये होता क्या है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। एच क्या है बेटा? एच कट क्या है? बोलिए, एच कट क्या है? रिड्यूस्ड प्लांक कांस्टेंट। एच प्लांक कांस्टेंट होता था, एच को हम जानते हैं ना। कट मतलब कटा हुआ, रिड्यूस हुआ है। क्या हुआ है? रिड्यूस्ड प्लांक कांस्टेंट। देखिए यह छोटा तो हम सीधे प्लांक कांस्टेंट कर देते थे क्योंकि याद है कई बार देखा गया है ना। एच कट क्या है? रिड्यूस प्लांक कांस्टेंट। वैल्यू क्या होती है इसकी? h/2π होती है। यहाँ से देखिए जो h कट होता है वास्तव में इसकी वैल्यू होती है h/2π। देखिए प्लांक कांस्टेंट आ गया जहां h क्या है आपका? h अब प्लांक कांस्टेंट। क्या है? प्लांक कांस्टेंट। अब आप ध्यान दीजिए एक चीज और, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉन्जुगेट नंबर है, ये वैल्यू क्या होती है इसकी? ध्यान से देखिए, जब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, ये सिखाइएगा, ये सिखाइए बेटा जी। ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों है बेटा? कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों है?
क्योंकि जब हम किसी संख्या का वर्ग करते हैं तो हमें प्लस आता है। क्या आता है? प्लस। जैसे समझे, अगर हम -2 के स्क्वायर करें तो क्या है? -2 गुणे -2 बराबर प्लस आएगा ना। लेकिन आई स्क्वायर की जो वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ आई इस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 क्या है? लेकिन कैसे विथ निगेटिव साइन, यानी -1 है। क्या है? -1। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, इसीलिए कहा जाता है क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका सही से निर्धारण नहीं हो पाता। ठीक, चलो अब देखो, आई माइनस आई एच कट, माइनस आई एच कट, यही है ना? माइनस आई एच कट, माइनस आई एच कट, माइनस आई एच कट। अगर पी एक्स के सापेक्ष ध्यान देखिए, याद करने का तरीका से डी बाई डी एक्स होता है। ये तो वैल्यू सेम है सब में। y वाले में डी बाई डी वाई है और z वाले में डी बाई डी, यानी इस बार डिफरेंशियल होगा x सापेक्ष, जब मोमेंटम कैसा होगा? px। ऑपरेटर कैसा लिखेंगे? p कैप, px कैप लिखेंगे। इतनी बात समझ में? अब इसका संबंध में अगर हमें न्यूमेरिकल में h वेक्टर न दिया हो, क्या दिया हो बेटा? h दिया हो, तब कैसे निकालेंगे? देखिए, हम कह रहे हैं बेटा कि माइनस ऑफ आयोटा एच कट, ये ना ध्यान से देखा जाए। अब एच कट बराबर हमें पता है कि एच अपान 2 पाई होता है, एच अपान। अब सोचा अगर हम दोनों ही भाग दे दें आयोटा से, जैसे यूं भाग दे दे आयोटा से और यूं भाग दे दे आयोटा से, तो जो एच कट की वैल्यू है वो आई एच अपान 2 पाई आई, कितनी आई? 2 पाई आ गई ना। आई हम कहते आयोटा कट से हूँ बुला जाते, 2 पाई आ गया कि नहीं आया? कहो कुछ गलत लिख दिया क्या? माइनस का एक ना आता, कुछ गड़बड़ है, ये माइनस प्लस है। माइनस ऑफ आयोटा एच कट ना, अगर मैं पूरा करूं ऊपर नीचे आयोटा और आयोटा, तब तो वैल्यू कोनो परिवर्तन नहीं, कहीं खाली नीचे भाग देंगे वो गलत हो जाएगा। तो ई हो जाएगा माइनस आयोटा का स्क्वायर माइनस आई आयोटा पूरा हो जाए माइनस आयोटा स्क्वायर एच कट अपान आयोटा, ठीक। और आयोटा का स्क्वायर -1, वहां वैल्यू लिखिए, तो यानी हो जाएगा -1, ये माइनस गुणे -1 एच कट अपान आयोटा, टी -1 माइनस से गुणा करे तब का बन जाए तो आप एच कट अपान आयोटा बन जाएगा ना, बन जाएगा। और एच कट का वैल्यू हो हमारा क्या? एच अपान 2 पाई और आयोटा यहाँ बटवे की बाकी ना। क्लियर? अब क्लियर हो गया कि माइनस ऑफ, अब हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ आयोटा एच कट बराबर डायरेक्ट लिख सकता हूँ एच अपान 2 पाई आयोटा, ये वैल्यू आएगी।
अब सही है, वैल्यू तो है लेकिन ये डेरिवेशन गलत है, ये अलग चीज है और ये अलग चीज है। ऐसे सबकी वैल्यू निकल जाएगी, अब निकल जाएगी ना। एक साफ कर दी थोड़ा सा और नहीं गला तेज मिटाई दी, ये कह दी एक साफ कर दी, साफ कर दी ना, ठीक है लिख लो तो साफ करिए। चलिए आई को यहाँ तक। अब देखा जरा सर, हमने निकाला माइनस आयोटा एच कर बराबर एच अपॉन 2 पाई आयोटा। देखिए ध्यान से, यहाँ इसी के स्थान पर माइनस आयोटा एच कट के स्थान को बली रख दूं तो यहाँ मिल जाएगा मुझे एच अपॉन 2 पाई आयोटा। देखिए माइनस आयोटा एच कट के स्थान पर मैं रख रहा हूँ एच अपॉन 2 पाई आयोटा, बचेगा क्या बेटा डी बाई डी एक्स। ऐसे इसका भी निकल जाएगा एच अपॉन 2 पाई आयोटा डी अपॉन डी वाई। इसी तरह से इसका भी आ जाएगा एच अपॉन 2 पाई आयोटा डी बाई डी जेड। ठीक, अब बात समझ में आ रही। यानी हमारे पास दोनों तरह से विकल्प है, अगर एच कट हमें दिया है तो ठीक है, नहीं तो एच प्लांकांश तो दिया ही रहेगा। दूठे और बचा है वो देख ले लगे ना, काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी। हो गया, चलो अगला ऑपरेटर है काइनेटिक। अगला फंक्शन लेते हैं काइनेटिक। क्या लेते हैं बेटा काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक, देखिए कोऑर्डिनेट पर ही चल रहा है तो काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करें के से, एक्स डायरेक्शन में, के वाई डायरेक्शन में और के जेड डायरेक्शन में। इसका ऑपरेटर क्या होगा बेटा के एक्स कैप, के वाई कैप और के जेड कैप। ऑपरेटर मिल गया। अब इसकी वैल्यू ना, इसकी वैल्यू लिखी जाती है कि के एक्स की वैल्यू जो है ये है एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डी बाई डी एक्स स्क्वायर। ऐसे ही एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डी बाई डी वाई स्क्वायर और एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डी बाई डी जेड स्क्वायर। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला देखते हैं तो बेटा आता है हाफ एम वी स्क्वायर। क्या आता है? हाफ एन डबल डिफरेंशियल होगा इस बार। क्या होगा? डबल डिफरेंशियल होगा। ठीक, अब एच कट और आयो एच में आपका रिलेशन पता है,
एच कट और एच में आपको रिलेशन पता है, उसको हमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब एक बचता है टोटल एनर्जी। क्या बचता है? टोटल एनर्जी। चलो अब अगला ऑपरेटर, अगला फंक्शन टोटल एनर्जी। सर इसमें ऑपरेटर में ऑपरेशन नहीं है? वही लिख लीजिए ना, मल्टीप्लिकेशन है या पहले लिखा? अच्छा ऑपरेशन वहाँ लिखा था। ऑपरेशन है इसका कि डिफरेंशिएशन फॉलोड बाय मल्टीप्लिकेशन। डिफरेंशिएशन फॉलोड बाय मल्टीप्लिकेशन। चलिए, टोटल एनर्जी वही एंथैल्पी होती है, हीट कांस्टेंट, जिसको कल आप पढ़े थे, नहीं कल आप नहीं पढ़े थे, दूसरा कोई पढ़ा था, ठीक। और जो ऑपरेटर होगा इसका एच टाइप होगा, वैल्यू होगी काइनेटिक का ऑपरेटर प्लस पोटेंशियल का ऑपरेटर। यह चीज टू होता है E प्लस पीवी। क्या होता है बेटा? E प्लस पीवी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। तो अब चलते हैं कोऑर्डिनेट की तरफ। किधर चले? एच एक्स होगा एक्स एक्सिस पर, एच वाई होगा वाई पर, एच जेड होगा। तो इसका ऑपरेटर क्या बनेगा? एच कैप एलॉन्ग एक्स एक्सिस, एच कैप एलॉन्ग वाई एक्सिस और एच कैप एलॉन्ग जेड एक्सिस। अब देखिए वैल्यू होती है एच की, एच कैप की या एच की काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर के कैप किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में, बहुत आसान है। प्लस पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर एक्स डायरेक्शन में, समझ में आया? अब चलो आसानी से लिखा, चूंकि हमें यह सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी पता होनी चाहिए। अब बस खाली डायरेक्शन में लिखना है। तो के का डायरेक्शन कहाँ? वाई में, प्लस पोटेंशियल एनर्जी का डायरेक्शन वाई में। ऐसे ही के काइनेटिक एनर्जी जेड पर ऑपरेटर और प्लस पोटेंशियल एनर्जी जेड पर ऑपरेटर। बोला होता है ना? होता है। अब इन सारे की वैल्यू एक ही ऑपरेटर में लिख दे रहा हूं। थोड़ा सा थी ना, इतने में लिख। इन सबको देखिए एक साथ लिख रहा हूं कि वैल्यू इनकी कैसे आती है। px एक का लिख दे रहा हूं, सबका सेम होगा। y कर देंगे तो इसका आएगा, z कर देंगे तो अपान 2m अपान p। क्या है बेटा? मोमेंटम है। p क्या है? मोमेंटम का ऑपरेटर है, उसमें हम 2m का भाग दे देंगे तो x वाले में देंगे तो ये आ जाएगा, y वाले का देंगे तो ये आ जाएगा, z वाले का देंगे तो, यानी मोमेंटम अगर हमें पता है तीनों कोऑर्डिनेट्स पर x y z पर, सिर्फ 2m से भाग दीजिए तो टोटल एनर्जी का वैल्यू ऑपरेटर के रूप में आ जाएगी। ठीक, आ जाएगी नहीं? बिल्कुल आ जाएगी, क्योंकि मोमेंटम अभी आप इससे पहले सीखे हैं आयोटा वाले टर्म में ना। अच्छा, ये आर कैसे हो ये बात ये सिखाई थी? ये कैसे आ रहा है ना, सिखाई? पक्का? देखो इसमें सिखाया काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है बेटा, हाफ mv स्क्वायर होता है, और जो मोमेंटम होता है वो होता है बेटा m इक्वल टू m। मोमेंटम कैसे होता है? p इक्वल टू, देखा m और v वाले के लिए की स्क्वायर भी ज्यादा बा। अगर m को ऊपर नीचे गुणा कर दी तो m स्क्वायर 20 पर ऊपर हो जाए। देखो
अगर ऊपर नीचे हम यम का गुणा भाग कर दे वैल्यू को अंतर आए ई यम ऐसे गुणा होए देखा ई हो जाए यम स्क्वायर वी स्क्वायर बस समझ में आता क्या अब नीचे का हो जाए यहाँ यम बचे यहाँ अब देखो पी इक्वल टू एम भी होता है अगर स्क्वायर करें तो ये मिले ना यस सर पी का हो जाए पी स्क्वायर अपान 2 आई क्या अब हम x डायरेक्शन लिखे कोई तो यहाँ x लिख दे आप ऑपरेटर बना रहे हो तो टाइप लगाइए ये लिखिए p अपान 2m वहां से मिला ऑपरेटर बनाए x एक्सिस के सापेक्ष x लिखा y बनाए y z के बनाए मिल गया कहां से आया एक क्वांटम केमिस्ट्री है थोड़ा सा फिजिक्स है बेटा ना थोड़ा टफ है अच्छा बस कर जानता है कहाँ है कि अजीब लगा कौन सबके केमिस्ट्री है चलो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम चलिए पोस्टुलेट्स नंबर 5 पोस्टुलेट्स नंबर 5 आज पढ़ना है ए इज एन ऑपरेटर इक्विवेलेंट ऑब्जर्वेबल this will be the total energy small a is the precise value of that quantity दोनों को समझ लीजिए बेटा एक ऐसा ऑपरेटर है जो इक्विवेलेंट है ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी के या टोटल एनर्जी के बराबर होगा और ए इज द प्रिसाइज वैल्यू ऑफ दैट प्रॉपर्टी इन ए गिवन स्टेट ऑफ द सिस्टम वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी इन ए गिवन स्पेस ऑफ सिस्टम ये दोनों पहले इस तरह से डिफाइन है अब इसके पोस्टुलेट को पढ़िए कि कहता है ऑपरेशन बाय ए ऑन द फंक्शन साइड पोस्टुलेट क्या कहता है कि ऑपरेशन बाय ए ऑन द फंक्शन साइड suppose to be suitable for this operation क्या करा बेटा ऑपरेशन बाय ए ऑन द फंक्शन साइड विच इज सपोज टू बी सुटेबल फॉर दिस ऑपरेशन equivalent multiplied by the quantity A is किस प्रकार से होगा कि A साइन इज इक्वल टू A side for the given state for the eigenstate of the system for the eigenstate of the system eigenstate of the system
साई क्या होगा बेटा, आइजेन फंक्शन होगा। साई क्या होगा, आइजेन फंक्शन। फॉर द आइजेन स्टेट ऑफ द सिस्टम, साई क्या है बेटा, आइजेन फंक्शन फॉर ऑपरेटर ए एंड स्मॉल ए इज द आइजेन वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। When a great measurement of any dynamical variable target on an assembly of system psi whose state function is psi, the average value obtained is given by दिया जाता है बेटा a इक्वल टू, दो भागों में लिखना होगा, इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साई स्टार ए साई डी टाउ अपॉन इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साई स्टार साई डी टाउ। यह है आपका 6 नंबर, वेयर साइज नॉट नॉर्मलाइज। वेयर बता दीजिए इधर, वेयर साइज इज नॉट normalized, psi is not normalized, and d tau represents the element in the configuration space, and d tau represents the element in the configuration space. If psi is normalized, then उस समय एवरेज वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू होती है इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साई स्टार ए पे साई डी टाउ। नंबर 7, नेक्स्ट आते हैं पास्टुलेट नंबर 7। साई आई एंड साई जे represents two different eigenfunction both of which have satisfactory solution. If psi I and psi j represents two different eigenfunctions, psi I और psi j दो डिफरेंट आइजन फंक्शन है और जिनकी जो वैल्यू है बोथ ऑफ व्हिच हैव सैटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ ए वेव इक्वेशन for the given equation
for the given equation. Then these functions are normalized if they satisfy following conditions. क्या कहता है बेटा? इंटीग्रेशन साई आई स्टार यानी उसका कॉन्जुगेट डी टाउ, क्या कर रहा है? इंटीग्रेशन साई आई और साई स्टार डी टाउ इक्वल टू 1। साई आई स्टार क्या है? उसका कॉन्जुगेट फंक्शन। दूसरे में कह रहा है कि इंटीग्रेशन साई जे इंटू साई जे कैप डी टाउ इक्वल टू 1 एंड कह रहा है इंटीग्रेशन साई आई साई जे स्टार डी टाउ इक्वल टू 0। तीसरी कंडीशन कह रहा है, चौथी, कि साई आई स्टार का इंटीग्रेशन साई जे डी टाउ के साथ 0। The two operators commute। दो ऑपरेटर से एक दूसरे पर कम्यूट करते हैं। देन देयर एग्जिस्ट ए सेट ऑफ फंक्शन। देन देयर एग्जिस्ट ए सेट ऑफ functions which are simultaneously eigen function of both the operators। ये आपको क्वांटम मैकेनिक्स के 8 पोस्टुलेट्स हुए बेटा। नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास इतनी ही, नेक्स्ट डे मुलाकात होती है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। आप इसी तरह से अपनी शिक्षा दीक्षा को आगे बढ़ाएं। सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। रसायन प्रवाह परिवार से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद।